सो हेलो एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं या देखने वाले हैं, सभी को पता है कि 2025 CUT अब बहुत जल्द आने वाला है और साथ में आपका बोर्ड एग्जाम्स भी। तो बोर्ड्स की एग्जाम की तैयारियां सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, प्रिपरेशन सारे लोगों का चल रहा है, बच्चों का, उसमें तो कोई सेकंड बात नहीं है। बट साथ में CUT की भी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है ना। सो इसी चीज को आगे लेते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो आज के सेशन में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से हो या आपके CUET के पर्सपेक्टिव से हो, दोनों ही बहुत बहुत जरूरी है ना। तो आज का सर टॉपिक क्या है, उस चीज को समझेंगे, जानेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आपके बोर्ड्स के लिए भी रिवीजन हो जाएगा, जितने लोग सुनेंगे मेरे वीडियोस को आपके बोर्ड्स के लिए भी रिवीजन होगा, साथ ही साथ आपके CUT के लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा ये टॉपिक। सो सर टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज रेट, ये है हमारा टॉपिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेकंड लास्ट चैप्टर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी लगभग 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे 1-2 क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिलता है बोर्ड एग्जाम्स में, और CUT में भी रिपीटेडली काफी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज समझते हैं अच्छे से क्या है, क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या चीजें हैं, उनको समझ के कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग क्लियर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में सबसे पहले तो सर फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? स्टूडेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं किसको है? बहुत लोगों को इसको डाउट होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज किसको कहेंगे? फॉरेन एक्सचेंज इज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। जितने भी करेंसीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। याद रखना है इस चीज को। अदर देन फॉरेन करेंसीज, वर्ल्ड में जितने सारे करेंसीज हैं वो सारे फॉरेन एक्सचेंज है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर्स हो गया, स्टर्लिंग पाउंड्स हो गया, है ना, यूरो हो गया। इस तरीके से बहुत सारे करेंसीज है अक्रॉस द वर्ल्ड जो चलते हैं, उन सारे को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो आप फॉरेन एक्सचेंज कहिए या फॉरेन करेंसी कहिए, बात बराबर है। दूसरा चीज है कि सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिर हम लोग मार्केट समझेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट का। जिस रेट पे एक करेंसी को हम दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जिस रेट ऑफ एक्सचेंज पे एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 1 रुपीज इक्वल्स टू, अभी मान लेते हैं लगभग 86.5 डॉलर, 86.6 डॉलर्स के आसपास अभी चल रहा है, जो कि हमारे जो करेंसी है वो बॉटम पे पहुंच चुका है। उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारा रुपीस इतना गिर क्यों रहा है अगेंस्ट डॉलर्स, ठीक है, आगे जाकर। तो जिस रेट पे एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, उस रेट ऑफ एक्सचेंज को फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो हर कंट्री का रेट ऑफ एक्सचेंज अलग है, हर कंट्री का डिमांड अलग है, हर कंट्री का सप्लाई, हर कंट्री का करेंसी का डिमांड अलग है, हर कंट्री का करेंसी का सप्लाई अलग है, और डिमांड एंड सप्लाई होने के वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में उसका रेट ऑफ एक्सचेंज भी अलग होता है। तो हर कंट्री का एक जैसा आज के डेट में रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं है। कंट्री टू कंट्री, इकोनॉमी टू इकोनॉमी एक्सचेंज रेट वैरी करता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। एक्सचेंज रेट कभी भी एक जैसा नहीं होता, ठीक है, totally depending upon the demand and supply of that currency in international market। तो हर कंट्री का अलग, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है
$1 इक्वल्स टू 86.5 रुपीज के आसपास चल रहा है। $1 इक्वल्स टू, अगर हम लोग देखें, $1 इक्वल्स टू 86.5 रुपीज के आसपास चल रहा है। बहुत बार क्वेश्चन आता है सर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी क्या है, तो इन जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, सर डॉलर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, या कुछ लोग कहते हैं सर यूरोप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं सर स्टर्लिंग पाउंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। नहीं, वर्ल्ड का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट याद रखिएगा, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी जो है वो याद रखना है आपको, कुवैती दिनार। कुवैत कंट्री का जो करेंसी है वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, तो अभी के डेट में वर्ल्ड का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो है कुवैती दिनार। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे वीक करेंसी कौन से कंट्री का है, वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट करेंसी अगर पूछा जाए, वीकेस्ट करेंसी कंट्री का नाम पूछा जाए, बहुत बार कंट्री से ही पूछा जाता है नाम कि सर सबसे क्योंकि दिनार जैसा तो दिनार बहुत सारे कंट्रीज में चलता है, डॉलर्स है तो डॉलर्स बहुत सारे कंट्री में चलता है, तो मेन जो यहां पे आपको याद रखना है, मेनली वो आपको कंट्री का नाम याद रखना है। तो कंट्री हो गया कुवैत, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, और वीकेस्ट करेंसी है आपका ईरान का, ईरानियन। ईरान देश की करेंसी जो है वो वर्ल्ड की सबसे कमजोर करेंसी मानी जाती है। तो क्वेश्चन आए तो वहां से आप ये बता सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वर्ल्ड की सबसे कमजोर करेंसी कौन सी है। तो ये हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब बात करते हैं आगे, सर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, रिजर्व्स पे भी हम लोग आएंगे। रिजर्व्स क्या होता है, क्यों होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए जब हम फॉरेक्स रेट्स की बात करें, फॉरेक्स रेट्स की बात करें या फॉरेक्स रेट सिस्टम की बात करें, वो बेसिकली 3 तरीके का होता है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम जिसको कहते हैं, या फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, दैट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसको कि हम लोग कहते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अदर नेम इज पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, पेग्ड का मतलब होता है, पेगिंग का मतलब होता है फिक्सेशन। जब एक करेंसी को दूसरे करेंसी के अगेंस्ट में फिक्स कर दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का दूसरा नाम है, अदर नेम जो यूज करते हैं वो होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और तीसरा जो टाइप है विच इज अ हाइब्रिड सिस्टम, जो कि एक हाइब्रिड सिस्टम है फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड का, उस हाइब्रिड सिस्टम का नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। तीसरा टाइप जिसको कि अदर नेम में हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है।
डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, आपकी किताबों में भी शायद ये लिखा रहेगा, डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब वन बाय वन करके तीनों मेथड्स को समझते हैं कि सर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अंडरस्टूड। अब व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज अ रेट ऑफ एक्सचेंज जहां पे एक करेंसी को दूसरे करेंसी के अगेंस्ट में पेग किया जाता है। पेग करने का मतलब क्या हुआ? फिक्स कर देना। तो एक करेंसी को दूसरे करेंसी के अगेंस्ट में जब पेग कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, उसको हम लोग पेगिंग एक्सचेंज रेट या पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ये होता कब था? ये देखा गया दैट इज 1870s टू आई थिंक 1914 के आसपास तक ये सिस्टम चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसके बाद भी कुछ समय तक चला, लेकिन शुरुआत जो देखने को मिली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो एक टाइप है, टाइप में भी हम आते हैं, वो टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो जनरली हमें देखने को मिला 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में क्या था? मेजॉरिटी वर्ल्ड के पार्ट में ट्रेड्स बहुत बड़े पैमाने पे नहीं थे। ट्रेड्स तो डेफिनेटली होते आ रहे हैं हजारों सालों से, बट उस वॉल्यूम में नहीं होता था जितना आज होता है। तो उस समय जो भी लेन देन होती थी, जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे, उस समय क्या फिक्स कर दिया गया कि मेरा और आपके करेंसी के वैल्यू में फिक्स कर दिया जाता था कि जो भी रेट होगा फिक्स रहेगा। आज भी रेट ऑफ एक्सचेंज वही होगा, कल भी वही होगा, एक महीने बाद भी वही होना, एक साल बाद भी वही होना। तो रेट ऑफ एक्सचेंज में एज सच कोई अननेसेसरी फ्लक्चुएशंस या चेंजेस या डेविएशंस नहीं होते थे। अब जब हम लोग बात करते हैं जब फिक्स्ड, अब फिक्स्ड ही सिस्टम चलता रहा समय के साथ साथ, चलते चलते नए सिस्टम का एक डेवलपमेंट होता है जिसको यहां पे मैंने लिखा है गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। शुरुआत किसकी होती है फिर? गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। अब इस दौरान क्या देखा गया? मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमीज वर्ल्ड में, जितने भी मेजर जितने भी इकोनॉमीज थे, ठीक है, उन्होंने ये तय किया कि अब जो एक्सचेंज रेट होगा दैट इज टोटली डिपेंड ऑन गोल्ड रिजर्व्स। दैट इज टोटली रिजर्व डिपेंड किस पे करेगा? गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर। जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व्स ज्यादा उसका करेंसी वैल्यू ज्यादा, जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व्स कम करेंसी वैल्यू कम। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता था गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व्स ज्यादा उस कंट्री के करेंसी का वैल्यू ज्यादा होता था, जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व्स कम करेंसी वैल्यू कम हुआ करता था। तो ये सिस्टम डेवलप हुआ समय के साथ साथ, और वर्ल्ड के जितने भी मेजर इकोनॉमीज थे वो इसी सिस्टम को फॉलो करते थे। उसको कहा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। अब जो गोल्ड रेट स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज है वो डेवलप हुआ अर्ली मींस 1870s के आसपास, और ये चला लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये सिस्टम चलता रहा। तो लगभग अगर आप देखिएगा तो 40 से 50 सालों तक ये सिस्टम चलता रहा। अब इस सिस्टम में बहुत सारे प्रोस थे, बहुत सारे कॉन्स थे, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बहुत सारे थे, लेकिन ये सिस्टम चलता रहा। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है, इंपैक्ट जो सबसे ज्यादा होता है वो गोल्ड पे होता है। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की डिमांड बहुत बढ़ी रहती है। जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर गोल्ड का जो ट्रेड है वो सही तरीके से हो नहीं पाता और गोल्ड के प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जाते हैं। तो मेजॉरिटी कंट्रीज इस सिस्टम को फॉलो करते रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, उस समय क्या हुआ, गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में
कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गए। अब जब कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गए तो कुछ ऐसे इकोनॉमीज थे, खासकर जो छोटे इकोनॉमीज थे, उनका मानना था कि गोल्ड प्राइसेस इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो हम लोग गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन कैसे करेंगे, तो इस सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। तो खत्म कर दिया जाए तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये सिस्टम खत्म तो नहीं हुआ, बट खत्म होने के सिचुएशन पे आ गया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920s से 1930s तक लगभग ये सिस्टम चलता रहा, और ये सिस्टम जो जनरली हम लोग को देखने को मिला वो स्मॉल इकोनॉमीज में देखने को मिला। स्मॉल इकोनॉमीज में, मेजर इकोनॉमीज में तो ऑलरेडी वॉर के बाद से स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। स्मॉल इकोनॉमीज उस समय भी सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, भले परेशानियां बहुत सारी थी, बट ये कहीं ना कहीं सिस्टम चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी। फिर 1930s में क्या होता है, 1930s में अगर हम लोग देखते हैं, अब समझते हैं इस चीज को, अगर याद होगा तो 1930s में आता है द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में ये देखने को मिलता है, द ग्रेट डिप्रेशन 1928 से 1933 1934 तक वो चलता है, द ग्रेट डिप्रेशन। उस समय तक ये सिस्टम लगभग पूरी तरीके से कोलैप्स्ड कर जाता है। ये सिस्टम जो है गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज पूरी तरीके से कोलैप्स्ड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस 40-50 सालों के दौरान मेजॉरिटी जितने भी इकोनॉमीज थे सब बिजी थी गोल्ड के पीछे, गोल्ड खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, गोल्ड खरीदना है। अब गोल्ड खरीदने के चक्कर में क्या चल रहा था कि वो सारा मेजरली जितने भी उनकी इनकम के पैसे थे वो गोल्ड पे लगा रहे थे, तो उनके हाथ में पैसे कम थे, उनके इकोनॉमी में खर्चे कम हो रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो रही थी लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा था जिस तरीके से होना चाहिए था, तो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी थी नहीं। और जब द ग्रेट डिप्रेशन हिट करता है 1928 के आसपास, उस समय सारे इकोनॉमीज लगभग अगर अमेरिका को ले ले आप, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट ही मेजर पार्ट हुआ करता है जैसे कि हम लोग को पता है। ये लोग क्या सोचे कि नहीं, अब हम अपना पैसा सिर्फ गोल्ड के पीछे नहीं लगा सकते, हमको अपना इकोनॉमी को बचाना है, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत बुरी हो चुकी थी। एपिसेंटर वाज अमेरिका, और अमेरिका के आसपास के जितने भी इलाके थे, या कह सकते हैं मेजॉरिटी जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ब्रिटेन थे, हर देशों में ग्रेट डिप्रेशन का असर हमें देखने को मिलता है। तो सारे इकोनॉमी में ने क्या किया, अपना पैसे को गोल्ड पे ना लगाकर अब अपने इकोनॉमी को रिकवरी के पीछे काम करना शुरू किया। तो यहां से शुरू होता है रिकवरी। तो काम किस पे शुरू करने लगे? रिकवरी पे, कि अब गोल्ड पे काम नहीं करेंगे, जो गोल्ड था रिजर्व्स हो गया, अब गोल्ड पे नहीं, अब हम लोग रिकवरी पे अपना पैसा खर्च करने जा रहे हैं। तो वहां से फिर 1930 से रिकवरी शुरुआत होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म नहीं हुआ, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपने पैसे को अब चैनलाइज करना शुरू किया अपने रिकवरी पे। तो किसी तरीके से टूटे फूटे तरीके से अगला कुछ साल चला। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ब्रेकआउट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ब्रेकआउट होता है, अगर आप लोग को सभी को पता है तो 1940s में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद फाइनली एक इंस्टीट्यूशन, सारे इकोनॉमीज बैठते हैं एक जगह, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होता है वहां पे फिर गोल्ड प्राइसेस बढ़ता है, वर्ल्ड में ट्रेड पे असर पड़ता है, ट्रेड सही तरीके से नहीं हो पाता है, गोल्ड प्राइसेस और ज्यादा बढ़ते हैं। तो अब जितने छोटे छोटे इकोनॉमीज थे वो इंटरनेशनल लेवल पे यूएनओ मीटिंग्स में क्वेश्चन रेज करते रहे कि नहीं, गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म किया जाए, गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म किया जाए, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड ही एक बेस था उनके करेंसी वैल्यूएशन पे। तो अब एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं कि सर गोल्ड स्टैंडर्ड से करेंसी का फिक्सेशन कैसे होता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं एक तरफ हो गया इंडिया और एक तरफ ले लीजिए आप अमेरिका, यूएसए, ठीक है, एक तरफ हो गया इंडिया, एक तरफ हो गया अमेरिका। मान लेते हैं इंडिया के पास 100 केजी गोल्ड का रिजर्व है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। वहीं पे अमेरिका के पास 200 केजी का गोल्ड रिजर्व है। अमेरिका के पास कितने गोल्ड रिजर्व है? 200 केजी का। तो अब सर गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे फिक्स होगा?
एकदम सिंपल है कि इंडिया से डबल करेंसी रिजर्व्स अमेरिका के पास है। सो जो करेंसी वैल्यू है अमेरिका का, यूएस डॉलर्स का, वो भी इंडियन रुपीस के डबल होगा। जैसे $1 इक्वल्स टू ₹2। मतलब अगर मुझे $1 खरीदना है तो $1 के लिए मुझे ₹2 देना पड़ रहा है। तो करेंसी वैल्यू डबल। करेंसी वैल्यू क्यों डबल? जस्ट बिकॉज अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व्स डबल है। तो इस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम चला करते थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे कि मैंने कहा, ब्रेकआउट होता है। उसके बाद 1944 में एक मीटिंग बैठाया जाता है यूएनओ के तरफ से। वो मीटिंग कहां बैठता है? वो मीटिंग बैठता है ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स जो कि अमेरिका में है, जगह का नाम। वर्ल्ड के जितने भी मेजर इकोनॉमी थे उस समय, जितने भी 40-50-40-45 जितने भी मेजर इकोनॉमीज थे, सारे ने इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस पे पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इन लोग ने पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी मेजर इकोनॉमीज थे। ये आईएमएफ के तरफ से, सॉरी, यूएनओ के तरफ से ये कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है कि नहीं, अब एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग होना चाहिए, क्योंकि अब से वॉर खेलने से नहीं चलेगा। इससे पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ रहा है। इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की अच्छी नहीं रह रही है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, ब्लड बाथ हो रहा है इतना ज्यादा, इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति आ रही है। तो अब हम लोग को लड़ाई झगड़ा को आगे लेके नहीं बढ़ना चाहिए। अब हम लोग को शांतिपूर्वक सब मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो वो शांति बनाए रखने के लिए, एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए कॉन्फ्रेंस डेवलप किया जाता है। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हम लोग कहते हैं सुपर पावर, वॉर कौन जीतता है? सभी को पता है, अमेरिका जीतता है। अमेरिका जीतता है और अमेरिका अपने आप को सुपर पावर की तरह घोषित कर देता है कि नाउ आई एम द ओनली वन। दुनिया में मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क हूं, देश हूं। मैं जो कहूंगा वही चलेगा, मेरे हिसाब से सारी चीजें होंगी, क्योंकि मैं वॉर जीत गया, अब सारा पावर मेरे हाथ में। तो ये तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। जैसे मैंने बोला कि 1944 में जो कि मैंने यहां पे लिखा है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किया जाता है। अब इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया जाता है। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था वो था गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। वहां पे यह डिसीजन होता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज को हटाकर एक नया सिस्टम डेवलप किया जाए। अब वो नया सिस्टम क्या होगा? उस नया सिस्टम में अमेरिका अपना चालाकी लगाता है। अमेरिका कहता है कि कोई बात नहीं, गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, गोल्ड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में यह डिसाइड होता है कि गोल्ड को हटाकर, अमेरिका क्या किया, गोल्ड को हटाकर उन्होंने यूएस डॉलर के अगेंस्ट में सारे कंट्री के करेंसीज को पेग करवा दिया और सबसे सहमति ले ली कि कोई बात नहीं, अब आपको गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसको साइड में रखिए। आपको अगर पेगिंग करना है, पेगिंग का मतलब फिक्सेशन, अगर अब करेंसी फिक्स होगा तो किस बेसिस पे होगा? अब यूएस डॉलर्स के बेसिस पे। अब क्वेश्चन रेज होता है, सर यूएस डॉलर्स कहां से लाएं अब इतना? हर कंट्री ने क्वेश्चन रेज किया। तो अमेरिका कहा कि आपको परेशानी नहीं लेना है, मैं अमेरिका हूं, मैं आपको डॉलर्स दूंगा, आपको जितना डॉलर्स चाहिए मैं दूंगा, मैं प्रिंट करूंगा मैं डॉलर दूंगा, मैं नोट छापूंगा मैं डॉलर दूंगा। तो यहां से एक नया सिस्टम शुरू होता है जिसको हम लोग सेकंड मानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेटन वुड्स रेट ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोग जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में दो सिस्टम पढ़ाए गए हम लोगों को। एक था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, जो अर्ली 1970 से लेकर कहा जाता है 1914 तक चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। उसके बाद भी टूटे फूटे तरीके से चला।
और 1944 से शुरुआत होती है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पे ये सिस्टम डेवलप होता है जहां पे हम लोग कहते हैं ब्रेटन वुड रेट ऑफ एक्सचेंज। अब ब्रेटन वुड रेट ऑफ एक्सचेंज में सिंपल सा था, गोल्ड को रिप्लेस करके सारे कंट्री के करेंसीज को पेग किसके अगेंस्ट में कर दिया गया? डॉलर्स के अगेंस्ट में, यूएस डॉलर, याद रखिएगा, यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट में पेग कर दिया गया। इसी को कहते हैं ब्रेटन वुड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन ये हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हुआ, दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया वो होता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस कॉन्फ्रेंस में IMF का भी स्टैब्लिशमेंट की बात की गई और कॉन्फ्रेंस में पास हो गया और 1944 से IMF का स्टैब्लिशमेंट होता है। IMF को बेसिकली पावर किस चीज का मिलता है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में लेन देन होता है, सारे चीज को मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, इन सारा काम किसको दिया गया? IMF को दिया गया, सो दैट कि कोई देशों के बीच में कोई परेशानी ना रहे और IMF इस चीज का लुकआउट करे। तो दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, एक होता है ब्रेटन वुड्स रेट ऑफ एक्सचेंज का डेवलपमेंट, शुरुआत होना, दूसरा स्टैब्लिशमेंट ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक और इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेशन डाला गया था जिसको कहते हैं ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस था उस कॉन्फ्रेंस में मेजॉरिटी मेंबर्स ने उसको पास नहीं किया, वो था ITO। तो ये भी आप लोग जान के रखिए स्टूडेंट्स कि तीसरा जो बोला गया था वो ITO के ऊपर बोला गया था। ITO इज इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर बातचीत रखी गई थी कि ये इंस्टीट्यूशन भी ट्रेड के ऊपर डेवलप किया जा सके, जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड को देखा जा सके, वर्ल्ड ट्रेड अच्छे तरीके से चले। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाता है। बाद में जाके गैट होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, वो बात की बात है। तो यहां से चलता है ब्रेटन वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सर ब्रेटन वुड्स कब तक चला। तो ब्रेटन वुड्स की शुरुआत लगभग 1944 से शुरुआत होती है और ये लगभग 1970s तक, अर्ली 1970s तक चलता है, अर्ली 1970s तक चलता है। अनलाइक, अब इस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे सिविल वॉर्स लड़े गए, कोल्ड वॉर्स चल रहे थे पूरे दुनिया में, अलग अलग कोने पे कोल्ड वॉर्स चल रहे थे, सिविल वॉर्स चल रहे थे। अर्ली 1970s में यूएस डॉलर जो होता है वो क्रैश करता है, यूएस डॉलर्स क्रैश करता है और पूरे दुनिया में एक हड़कंप मच जाता है कि हम लोगों का जो करेंसी का पेगिंग है वो डॉलर्स के अगेंस्ट में, अगर डॉलर्स ही क्रैश कर जाए तो फिर पेगिंग का क्या मतलब बनता है, तो 1971 में IMF का एक मीटिंग बैठता है, IMF एक मीटिंग बैठाती है वापस, वहां पे डिसीजन लिया जाता है कि नहीं, अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम विच इज ब्रेटन वुड्स रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम को आगे हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब इसमें बहुत सारे जो छोटे कंट्रीज थे जिनका क्वेश्चंस हमेशा से रहता था, नहीं ये पहले गोल्ड रह गया, अब डॉलर आ गया, तो अमेरिका का मनमानी बहुत सारे देश नहीं मानना चाहते थे कि अमेरिका जिस हिसाब से मनमानी कर रही थी वो मनमानी को बहुत सारा देश नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार था। तो इसलिए भी मैटर उठता है, फिर फाइनली 1971 में ये सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म किया जाता है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बोलता हूं आपको, जो अनलाइक हम लोग किताबों में भी नहीं पढ़ते हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं। इंडिया का क्या स्टेक था यहां पे? इंडिया बोली मेरा भाई पेग पहले भी था, अभी भी पेगिंग होगा, डॉलर नहीं तो कुछ और सही। तो इंडिया ने क्या किया, 1971 से लेकर 75 तक, 1971 से लेकर 76 तक इंडिया ने स्टर्लिन पाउंड्स के अगेंस्ट में फिक्स करके रखा था, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड्स।
तो इंडिया ने 1971 से लेकर 1975-76 तक इंडिया का फिर करेंसी किसके अगेंस्ट में पेग था? ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड्स के अगेंस्ट में। तो ये चीज आप जान लीजिए, ठीक है। ये तो इंडियन करेंसी हो गया। अब सर 1971 में ये खत्म हो गया, तो नेक्स्ट सिस्टम क्या डेवलप होता है? तो नेक्स्ट सिस्टम शुरू यहां से होता है, वो होता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां पे क्या शुरू होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आईएमएफ क्या कहता है कि अब कोई भी करेंसी हो या गोल्ड हो या कोई भी मेटल हो, उसके अगेंस्ट में कोई पेगिंग सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि पेगिंग के कारण क्या हो रहा था, एक बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी जिसको हम लोग कहते हैं अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। दो टर्म्स है यहां आपको पता होना चाहिए, एक था अंडर वैल्यूएशन और दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था ओवर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, ये दो प्रॉब्लम्स पेगिंग सिस्टम मतलब गोल्ड हो या ब्रिटेन वुड्स हो, दोनों में ही ये परेशानी, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज अंडर वैल्यूएशन, व्हाट इज ओवर वैल्यूएशन? अंडर वैल्यूएशन मींस व्हाट? अंडर वैल्यूएशन मतलब कोई भी कंट्री का करेंसी का जितना वैल्यू होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, उससे कम होना। अगर उससे कम है तो वो अंडर वैल्यूएशन का बात है, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में जितनी उसकी करेंसी की वैल्यू होनी चाहिए उससे उसका कम होना, तो वो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन मींस व्हाट? अगर करेंसी का वैल्यू कम होना चाहिए इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि जस्ट बिकॉज उस कंट्री के पास पहले गोल्ड रिजर्व ज्यादा था, अब डॉलर रिजर्व ज्यादा है, तो उसके वजह से उसकी करेंसी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन होनी नहीं चाहिए बाय सीइंग द इकोनॉमिक कंडीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन। तो बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े इकोनॉमीज थे जिनकी करेंसी अंडर वैल्यू हो रही थी, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े इकोनॉमीज थी जिसकी करेंसी वैल्यू ओवर वैल्यू हो रही थी। तो ये मैटर हमेशा से चलता रहा कि ये करीब करीब 80-90 सालों तक, जब तक ये सिस्टम चला तब तक ये चलता रहा, लगभग 100 सालों तक ये परेशानियां बनते रही, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन। फिर सिस्टम डेवलप हुआ फाइनली 1971 के बाद, जो सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है, 1971 के बाद सिस्टम डेवलप होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ सिस्टम जहां पे द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि कोई भी एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होगा, एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होगा, ठीक है, डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई के बेसिस पे ही अब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। मतलब क्या हुआ? जिस करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा, जिस करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा, करेंसी वैल्यू ज्यादा। जिस कंट्री का इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम, करेंसी वैल्यू कम। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, डिमांड ज्यादा करेंसी वैल्यू ज्यादा, डिमांड कम करेंसी वैल्यू कम। उसी तरीके से सप्लाई ले कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो करेंसी वैल्यू ज्यादा होगा, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो करेंसी वैल्यू कम हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है जो आपको याद रखना है कि अगर सिर्फ डिमांड ज्यादा है तो करेंसी वैल्यू तो ज्यादा होना ही है, डिमांड कम है करेंसी वैल्यू कम है। पैरेलली अगर सप्लाई कम रहता है कोई करेंसी का, कभी कभी सप्लाई बहुत कम होता है, डिमांड ज्यादा रहता है, तो उस कंपैरेटिवली भी उसका करेंसी वैल्यू बढ़ जाता है, और कभी कभी सप्लाई एक्सेसिव सप्लाई होने की वजह से उस कंट्री का करेंसी का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का। नाउ व्हाट इज एप्रिसिएशन एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन का मतलब होता है
इंक्रीज डिमांड के वजह से, डिमांड ज्यादा होने के वजह से जब कोई भी कंट्री का करेंसी वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन को हम लोग एप्रिसिएशन कहते हैं। और कोई कंट्री का डिमांड कम होने के वजह से इंटरनेशनल मार्केट में अगर उसकी करेंसी वैल्यू गिर रही है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे तो अभी जैसे पर डॉलर जो है, $1 बराबर रुपीज 86.5 86.6 के आसपास चल रहा है। और पिछले कुछ महीनों में हमारा करेंसी वैल्यू लगभग 3 से 4% गिर चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन रुपीस क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट किसके अगेंस्ट में हो रहा है, डॉलर्स के अगेंस्ट में। तो डॉलर क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है। डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, रुपीस का वैल्यू कम हो रहा है। तो जिसका कम हो रहा है दैट इज डेप्रिसिएशन, जिसका बढ़ रहा है उसका हो गया एप्रिसिएशन। तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। और अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन का जो टर्म है वो यूज होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। तो ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स है जिसको आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यूज आपको कहां करना है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। और अगर ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, तो वो यूज हम लोग कहां करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। तो यही मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है सारे एक्सचेंज रेट सिस्टम्स का, खासकर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। अब तीसरा सिस्टम में आते हैं, वो शुरू होता है 1990s में। अब क्या देखा गया कि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, समय के साथ साथ क्या हुआ, बहुत तरीके का मैनिपुलेशन होना शुरू हो गया। बहुत सारे कंट्रीज थे अपने हिसाब से करेंसी को मैनिपुलेट करने लगे, बहुत बड़े इकोनॉमीज अपने हिसाब से करेंसी को मैनिपुलेट करने लगे। तो तीसरा सिस्टम का एक डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, इट्स अ हाइब्रिड सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। इट्स अ हाइब्रिड सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम तो चल ही रहा है, आज भी एग्जिस्ट करता है। यहां पे आईएमएफ ने क्या किया, आईएमएफ कोई भी इकोनॉमी को एक विंडो देता है, एक विंडो देती है, ठीक है। विंडो मतलब एक स्पेस देती है जहां पे जाकर अगर उसकी करेंसी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट कर रही है तो उसको ये स्पेस दिया जाता है, ये विंडो दिया जाता है आईएमएफ की तरफ से कि वो एक्सचेंज रेट सिस्टम को कुछ समय के लिए थोड़ा कंट्रोल कर सके, थोड़ा मैनिपुलेट कर सके, सो दैट कि उनकी करेंसी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट ना करे। क्योंकि कोई भी करेंसी अगर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट करने लगेगी तो वो उस इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहां पे आईएमएफ क्या करती है, आईएमएफ एक परमिशन देती है कि कोई भी इकोनॉमी या इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्वॉल्व होकर उस करेंसी मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज को अपने हिसाब से कुछ हद तक मैनिपुलेट कर सकती है। तो अब क्वेश्चन आता है, अगर सर अच्छे से डिफाइन करें तो मैनेज फ्लोटिंग क्या है, तो मैनेज फ्लोटिंग इज अ हाइब्रिड सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल where the IMF gives permission to any economy or its central bank to intervene into the exchange rate market and manipulates the exchange rate according to their needs। खुद के नीड के हिसाब से वो अपने एक्सचेंज रेट को कुछ हद तक मैनिपुलेट कर सके। कुछ हद तक का मतलब कितना, ये याद रखना, ±5%। मतलब जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है उसका मैक्सिमम 5% बढ़ा सकते हैं या मैक्सिमम 5% कम कर सकते हैं। तो ये 5% का विंडो दिया जाता है, ±5% का आईएमएफ के तरफ से। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की खरीद बिक्री होती है, अब इसमें कंट्रोल कैसे होता है। मैनेज फ्लोटिंग में क्या सिस्टम यूज किया जाता है कि हम अपने करेंसी, जैसे अभी रुपीस गिर रही है, अभी का एग्जांपल ले लीजिए,
अभी रुपीस गिर रही है, पिछले 6-7 महीनों में बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट किया है हमारा करेंसी। तो अगर हमारा करेंसी डिप्रिशिएट कर रहा है तो मैनेज फ्लोटिंग के तहत क्या कर सकती है कि देश का सेंट्रल बैंक या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई कमर्शियल बैंक वो क्या करेगा, फाइनेंशियल मार्केट में जाकर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर अपने करेंसी को बचाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज बेचना शुरू करेगा। तो यहां पे ध्यान रखना है इस सिस्टम में। अब जो मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझिए। अगर रुपीस गिर रही है, अगर रुपीस डिप्रिशिएट कर रहा है, ध्यान से समझना, अगर रुपीस डिप्रिशिएट कर रहा है, मान लेते हैं अगेंस्ट डॉलर्स, तो आरबीआई, यहां आरबीआई का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर क्या करेगी, डॉलर्स को सेल करेगी। क्या करेगी, डॉलर्स को सेल करेगी इंटरनेशनल मार्केट में जाकर। सेल करेगी तो परचेज क्या करेगी, परचेज रुपीस करेगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा डेप्रिसिएशन थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। अब सर क्यों होगा कंट्रोल, इस चीज को समझिए कि अगर डॉलर सेल करती है तो डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, और रुपीस को अगर बाई बैक करती है तो रुपीस का डिमांड बढ़ेगा। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सिस्टम का रूल क्या है कि जिसका डिमांड बढ़ेगा वो करेंसी अप्रिशिएट करेगा। तो वो डिमांड किस चीज का करेगा, आरबीआई रुपीस का करेगा। सेल किसको कर रहा है, यहां पे डॉलर्स को सेल कर रहा है। तो अगर हमारा करेंसी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर रहा है तो आरबीआई या देश का कोई कमर्शियल बैंक जैसे मान लीजिए एसबीआई, वो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके डॉलर सेल करना शुरू करेगी। क्योंकि अभी हम लोग बात डॉलर की कर रहे हैं तो डॉलर सेल करना शुरू करेगी। उसी तरीके से अगर रुपीस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे तो आप बोलोगे सर अगर अप्रिशिएट बहुत ज्यादा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो भी एक परेशानी है, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है, हम लोगों को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है, एनकरेज करना है। तो अगर बहुत ज्यादा अचानक से अगर रुपीस अप्रिशिएट करेगी तो उसका जो इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट, वो हमारे एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा। क्योंकि हमारा करेंसी महंगा होगा, हमारा करेंसी महंगा होगा तो कोई भी फॉरेन कंट्री हमसे इंपोर्ट नहीं करना चाहेगा। हमारे करेंसी वैल्यू गिरने से एक फायदा होता है, करेंसी अगर डिप्रिशिएट करता है तो एक फायदा होता है। इसका फायदा क्या होता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करता है और हमारा इंपोर्ट्स जो है वो डिक्रीज करता है। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करता है और इंपोर्ट्स डिक्रीज करता है, बेसिक इकोनॉमिक्स यही कहता है। वहीं पे अगर हमारा रुपीस अप्रिशिएट करेगा, अप्रिशिएट बहुत ज्यादा अगर करने लगेगा तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर डॉलर को परचेज करना शुरू करेगी, परचेज करने लगेगी। परचेज कैसे करेगी, रुपीस को बेचेगी। रुपीस बेचने से क्या होगा, सेल करने से क्या होगा, रुपी का सप्लाई बढ़ेगा, रुपी का करेंसी वैल्यू थोड़ा कम होगा और डॉलर का करेंसी वैल्यू थोड़ा अप्रिशिएट करेगा, जिससे कि ये कंट्रोल किया जा सके। तो ये मैनेज फ्लोटिंग का पार्ट है कि मैनेज जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब क्या हो गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसको मैनेज करने का परमिशन आईएमएफ देता है कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक को, कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाकर फॉरेन एक्सचेंजेस को कभी सेल कर सकते हैं, कभी खरीद सकते हैं, जिससे कि आप अपने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर सकें। इसी को बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अब यहां पे अगर डॉलर, हमारा करेंसी अप्रिशिएट करता है डॉलर के अगेंस्ट में, उस केस में हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो डिक्रीज करेगा और हमारा इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएगा। इंपोर्ट्स क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी हमारे लिए अब सस्ता है, चीप है, तो हम लोग ज्यादा इंपोर्ट्स को बढ़ा लेंगे। और वहीं पे क्योंकि हमारा करेंसी स्ट्रांग हो रहा है तो फॉरेनर्स के लिए हमारे लिए सामान जो है वो महंगा होगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे। तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना भी एक परेशानी है हमारे देश की। तो ये अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। वहां पे आईएमएफ विंडो देती है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके आप बाई सेल कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का आप बाई और सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, बाय और सेलिंग कर सकते हैं।
तो इस चीज को अब हम लोग समझते हैं कि सर हर कंट्री के पास एक फॉरेन एक्सचेंज रहता है कि सर बाई सेल जो हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, हमारे पास है। अब प्रेजेंट डेटा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, प्रेजेंट डेटा जो हमारा कहता है जनवरी तक का, लगभग जो दिसंबर जनवरी का डेटा है उसको अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अभी लगभग 625 बिलियन डॉलर्स के आसपास का रिजर्व्स है। 625 बिलियन डॉलर्स के आसपास का रिजर्व है। जो हमारा ऑल टाइम हाई रहा है वो लगभग 705 बिलियन डॉलर्स के आसपास का रहा है। ऑल टाइम हाई हमारा अगर रिजर्व्स की बात करें तो करीब 705 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहा है, जो आज अभी घटकर लगभग 80 बिलियन डॉलर आप देख रहे हो कि हमारा रिजर्व्स कम हुए हैं। क्यों कम हुए हैं? इसका मेनली रीजन है कि हमारे रुपीज में इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर पड़ रहा है और हमारा जो रुपीज है वो कंटिन्यूअसली डिप्रिशिएट कर रहा है। अब इस डिप्रिसिएशन से बचने के लिए टाइम टू टाइम आरबीआई इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलर सेल कर रही है। तो डॉलर कहां से सेल करेगी? अपने रिजर्व से सेल करेगी। आरबीआई के पास जो रिजर्व्स है वो रिजर्व से निकालेगी और इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगी। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि हमारा करेंसी इतना डिप्रिशिएट कर रहा है, इसीलिए हमारा जो रिजर्व्स है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलता है। एक ये रीजन। दूसरा, इसका असर हमारे एक्सपोर्ट्स में भी पड़ रहा है। एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा, इसके कारण भी फॉरेन एक्सचेंज कम आ रहे हैं। तो एक तरफ से आ कम रहा है, दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग अपने करेंसी को बचाने के लिए यहां से सरकार पैसे निकाल रही है, आरबीआई पैसे निकाल रही है और इंटरनेशनल मार्केट में बेच रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहां पे फॉरेन एक्सचेंज का लगभग हमें यह दिख रहा है सिचुएशन। क्वेश्चन ये भी आता है कि सर कितने मंथ्स का फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि आप लोगों ने एलपीजी चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा होगा कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है विच गोज डाउन टू ऑलमोस्ट 5.8 बिलियन डॉलर, जो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का रिजर्व था उस समय। आज हमारे पास कितने महीने का रिजर्व है? तो अगर 2024 अक्टूबर की बात करें उस समय तक के लिए, तो हमारे पास 11 मंथ्स का रिजर्व्स है। इतना रिजर्व्स है जिससे कि हम अपने ट्रेड को 11 मंथ्स तक सपोर्ट कर सके, उतना रिजर्व्स आज इंडिया के पास है। एक समय सिर्फ 15 दिन का था, आज हमारे पास लगभग 11 मंथ्स का रिजर्व्स है। तो ये 3 सिस्टम है जो कि मैंने आपको डिटेल में क्या सिचुएशन हुई थी, कैसे हुई थी, मैं आपको सारा चीज समझा दिया। तो यहां तक समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस। जिस जगह पे फॉरेन एक्सचेंज का खरीद बिक्री होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, उस जगह को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहता है। तो जहां पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है उस जगह को, उस पर्टिकुलर प्लेस को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहता है। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने तरीके का है? एक तो हो गया स्पॉट मार्केट, आपके सिलेबस के ही हिसाब से चलते हैं। एक हो गया स्पॉट मार्केट, दूसरा हो गया फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। नाउ व्हाट इज स्पॉट मार्केट? स्पॉट मार्केट इज अ मार्केट वेयर स्पॉट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, जहां पे स्पॉट ट्रांजैक्शंस होता है, ध्यान रखिएगा। स्पॉट ट्रांजैक्शंस जहां पे होते हैं, स्पॉट ट्रांजैक्शन का मतलब आप गए, करेंसी दिए, एक्सचेंज करके ले लिए, तुरंत जो एक्सचेंज होता है, वहां पे फ्यूचर ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, स्पॉट ट्रांजैक्शंस जहां होता है। इसका एग्जांपल में है बैंक ले लीजिए, बैंक में जाके आप करेंसी नोट्स बदल सकते हैं। एयरपोर्ट्स हो गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, वहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पे भी जाके आप फॉरेन करेंसीज को कन्वर्ट कर सकते हैं लोकल करेंसी में, लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में। तो वहां पे स्पॉट ट्रांजैक्शंस होता है, उसको हम लोग स्पॉट मार्केट कहते हैं। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्पॉट मार्केट,
तो स्पॉट मार्केट इज अ प्लेस वेयर स्पॉट और करेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है, उस समय का जो रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा होगा उस हिसाब से वो आपको एक्सचेंज कर देगा, उसके अगेंस्ट में वो लोग कुछ चार्जेस लेते हैं, वही चार्ज लिया जाता है। उस चार्ज को हम लोग कहते हैं, एक टर्म मैं बता देता हूं, उसको कहते हैं हम लोग टॉबिन टैक्स। एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं टॉबिन टैक्स। टॉबिन टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, चार्जेस लिया जाता है जिसको टॉबिन टैक्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप जान सकते हैं, ये चीज आप सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, अब व्हाट इज फॉरवर्ड मार्केट? फॉरवर्ड मार्केट वर्ड से जो समझ में आता है, जिससे कि स्पॉट ट्रांजैक्शन तो सर नहीं हो रहा, जिसमें फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हो रहा है, लेकिन फिक्सेशन जो होगा वो प्रेजेंट में होगा। ये जनरली कहां देखा जाता है? जहां पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स होता है, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होते हैं वहां पे ये देखा जाता है। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए एक ट्रेडर है, मान लीजिए एक ट्रेडर है, वो अब्रॉड से कुछ सामान मंगवाता है, उसको पेमेंट्स करना है, लेकिन पेमेंट उसको करना है 20 दिन बाद, पेमेंट उसको करना है 20 दिन बाद। अब वो देख रहा है कि हमारा रुपीस जो है वो तो कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है, तो मान लेते हैं वो क्या करेगा, वो ट्रेडर है, ट्रेडर का नाम मान लीजिए रोहित है, रोहित एंड कंपनी। ठीक है, तो रोहित एंड कंपनी बाहर से इंपोर्ट कर रही है, मान लेते हैं 100 करोड़ का माल, बाहर से 100 करोड़ का माल वो इंपोर्ट कर रही है। अब उसको 100 करोड़ रुपए पेमेंट करना है उसको, लेकिन करना कब है उसको? 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ। अब रोहित एंड कंपनी क्या देख रहा है कि यार हमारा तो जो रुपीस है वो तो डॉलर के अगेंस्ट में गिरता जा रहा है, और 1 महीने बाद हमको डॉलर में पेमेंट करना है, और अभी चल रहा है $1 बराबर 86.6 रुपीस, और वो देख रहा है जिस रेट से अगर वो गिर रहा है तो अगले 1 महीने में तो 88 पहुंच जाएगा, और उसको पेमेंट $100 में करना है, मतलब 100 करोड़ का करना है, मतलब वो डिमांड डॉलर का करने वाला है। तो अगर हमारा करेंसी डिप्रिशिएट कर रहा है तो वो क्या सोचेगा? वो जाएगा फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड में मार्केट में जाकर बोलेगा कि वो आज का रेट कितना है? 86.6 रुपीस पर डॉलर। उसके हिसाब से वो डॉलर को बोलेगा फिक्स कर दीजिए, मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूं, आप रखिए और डॉलर्स को कर दीजिए फिक्स, मुझे पेमेंट 1 महीने बाद करना है। तो जब पेमेंट करेंगे तब हम इस रेट के हिसाब से करेंगे। तो अगर उस समय 88 रुपीस अगर डॉलर हो गया तो वो प्रॉफिट में हो गया, लेकिन अगर हमारा करेंसी अप्रिशिएट कर जाता है बाय चांस, तो उस केस में उसको लॉस भी हो सकता है। लेकिन वो लोग एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट का समझ अच्छे से है, तो वो एक अंदाजा लगा लेते हैं कि आने वाले समय में हमारा करेंसी डिप्रिशिएट करेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने पहले से ही उतना पैसा जमा करके उस रेट को फिक्स कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में कभी भी करंट ट्रांजैक्शंस नहीं होता, वहां जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो फ्यूचर अग्रीमेंट्स होता है कि पेमेंट फ्यूचर में होगा, अभी फिक्सेशन जो होगा वो अभी होगा, अभी के हिसाब से फ्यूचर में पेमेंट्स किए जाएंगे। ये होता है फॉरवर्ड मार्केट। इस चीज में आपको ध्यान रखना फॉरवर्ड मार्केट में। तो ये 2 तरह के मार्केट्स होता है जो जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा चीज जो इसमें हमको समझना है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस को लेके बहुत ज्यादा डाउट होता है, तो मेनली आपको 3 फंक्शंस याद रखने हैं, राइट? 3 फंक्शंस याद रखने हैं। एक हो गया क्रेडिट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्रेडिट फंक्शन। दूसरा होता है हेजिंग फंक्शन, और जो थर्ड वन है उसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो देयर आर द 3 फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। 3 फंक्शंस हैं, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन एंड ट्रांसफर फंक्शन। तो ये जो क्रेडिट फंक्शन है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, तो यहां पे क्या करती है, बहुत बार मार्केट में उधार दिया जाता है उस मार्केट्स, वो जो ट्रेडर्स होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज, वो उधार देती है, क्या तुमको पेमेंट करना है, कोई बात नहीं, अभी उधार ले लो, मेरे को फ्यूचर में वापस कर देना। तो एक तरीके से बैंक की तरह भी काम करती है। तो वो क्रेडिट देती है ट्रेडर्स को, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट भी देती है, खासकर कि भैया पैसा आएगा तो मैं आपको चुका दूंगा। जैसे कि मान लेते हैं कि
कि कोई इंपोर्ट कर रहा है सामान, तो इंपोर्ट कर रहा है, उसको पेमेंट करना है, या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो सामान भेजेगा, फिर पैसा आएगा, तो एक्सपोर्टर क्या करता है, बोलता है कि मेरे को कुछ पैसे उधार दे दो, सो दैट कि मैं अपना सामान को एक्सपोर्ट कर दूं। एक्सपोर्ट करेगा, वहां क्वालिटी चेक करेगा, फिर उसको पैसा ट्रांसफर करेगा। उस प्रोसेस में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने का समय लग जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उन लोग को उधार दे देते हैं 2 महीने के लिए, और जैसे उसको पेमेंट आता है वो वापस चुका देता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्रेडिट फंक्शन का भी काम करता है। फिर दूसरा हो गया हेजिंग फंक्शन। अब हेजिंग फंक्शन क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है कवरिंग द रिस्क, रिस्क कवरिंग कहते हैं उसको, कवरिंग द रिस्क। ठीक है, अब रिस्क कवरिंग से समझते हैं। देखिए यहां पे मैंने आपको समझाया था रोहित एंड कंपनी का, जो फॉरवर्ड मार्केट में होता है, ठीक है, कि उसको पेमेंट 1 महीने बाद करना था, लेकिन उसने क्या किया, अपने रिस्क को कवर किया। उसे लगता है कि आज 86.6 डॉलर्स रुपीज है पर डॉलर, जो कि आने वाले महीने में वो 88 तक जा सकता है। तो उसने क्या किया, पेमेंट फ्यूचर में करना, लेकिन आज के रेट के हिसाब से फिक्स कर लिया। इसी प्रोसेस को कहा जाता है हेजिंग। अब हेजिंग का जो प्रोसेस है सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नहीं है। अगर याद कीजिए, हम लोग जब सोना भी खरीदने जाते हैं, आप अपने साथ भी एग्जांपल लेकर देख लो, बहुत बार हम लोग होता है गोल्ड शॉप जाते हैं, दुकानदार क्या बोलते हैं, सर अभी 70,000 चल रहा है, 60,000 चल रहा है, आपकी घर में शादी है 4 महीने बाद, 4 महीने बाद 60,000 का सोना 10 ग्राम के हिसाब से 64,000 हो जाएगा। तो भले ही आप 4 महीना ले गए, लेकिन आज के हिसाब से सर फिक्स कर दीजिए कुछ पैसे देके। तो हम लोग करते हैं ना कि अरे हम तो सोच रहे हैं, हमको तो शादी तो 4 महीने बाद है। सही बात है, आज मैं कुछ पैसे देके फिक्स कर देता। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर अभी 60,000 रुपए पर 10 ग्राम चल रहा है, तो 60,000 के उस हिसाब से हम लोग कुछ पैसा जमा कर देते उसके पास, और फिक्स कर देते कि नहीं हम 4 महीने बाद लेंगे, लेकिन आज के रेट के हिसाब से मुझे दीजिएगा। तो उस समय क्या होता है कि अगर वो 64,000 65,000 हो भी जाए तो हमें नुकसान नहीं होती है। इसी प्रोसेस को हेजिंग कहा जाता है, कवरिंग द रिस्क। तो रिस्क कवरिंग का काम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नहीं होता, गोल्ड मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, डेट मार्केट में हो, हर मार्केट में रिस्क कवरिंग का काम होता है, हेजिंग का काम होता है। ठीक है, तो हेजिंग मार्केट जो है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक हेजिंग का भी काम करती है, जो कि जनरली हमें कहां दिखती है, हेजिंग और क्रेडिट फंक्शन हुआ है फॉरवर्ड मार्केट में। ध्यान रखिएगा, ये फॉरवर्ड मार्केट में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। स्पॉट मार्केट में हेजिंग का काम नहीं होता है, स्पॉट मार्केट में क्रेडिट का काम नहीं होता है। तो क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन जो हमें दिखता है वो होता है फॉरवर्ड मार्केट में। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन बहुत सिंपल सा चीज है, आपको पैसा पेमेंट करना है, इंटरनेशनली पेमेंट करना, आपको इंडिया से यूएस भेजना है, आपको इंडिया से आपको जापान भेजना है, इंडिया से चाइना भेजना है। तो आप खुद से तो भेज नहीं सकते हो, उनके मदद से हम लोग क्या कहते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो पैसे को एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह पहुंचाने के लिए भी ट्रांसफर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन है स्पॉट मार्केट में भी होता है, बहुत बार देखा गया है, और फॉरवर्ड मार्केट में भी होता है। ठीक है, स्पॉट मार्केट में भी होती है लेकिन बहुत कम, और फॉरवर्ड मार्केट में तो होता ही होता है। तो पैसे का पेमेंट्स, पैसे का ट्रांजैक्शंस, जो जितने भी लेन देन हो रहे हैं, सारा मतलब एक कंट्री से दूसरा कंट्री, एक जगह से दूसरे जगह, वो पैसे को ट्रांसफर करने का काम भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करता है। तो ये कुछ 3 फंक्शंस हो गए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। तो यहां तक था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, उसके 2 टाइप्स मैंने आपको समझा दिया, और उसके मैंने आपको फंक्शंस भी समझा दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब जो मैं लास्ट टॉपिक अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है, वो लास्ट टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हमारा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेक्स एक्सचेंज, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, 1 बाय 1 करके समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर क्या है। तो सबसे पहले आइए डिमांड। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कब होता है?
याद आपको कैसे रखे सर, डिमांड कब होता है? डिमांड का मतलब क्या हुआ कि मुझे फॉरेन करेंसी की कब जरूरत है? तो जरूरत तब पड़ेगी जब हम इंटरनेशनली कोई ट्रांजैक्शन करेंगे या इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, मतलब जब फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा तब डिमांड होगा। मतलब जब भी फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर जाना है, उसको भेजना है, तब फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड होगा। और जब हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई का मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होना, मतलब जब फॉरेन एक्सचेंज हमारा देश आ रहा है, फॉरेन करेंसी हमारे देश आ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी या सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। डिमांड मतलब जब फॉरेन एक्सचेंज का हम लोग को पेमेंट्स करना है, तो पेमेंट कहां करते हैं? जब हम लोग इंपोर्ट्स करते हैं तब इंपोर्ट्स करते हैं। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कब होता है? जब पेमेंट्स करता है, इंटरनेशनल कहीं पे पेमेंट्स करते हैं। ठीक है। तीसरा है रेमिटेंसेस टू अब्रॉड, मतलब क्या हुआ है? रेमिटेंसेस टू अब्रॉड का मतलब कोई फॉरेन में आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, जिसको आप इंडिया से पैसे आप बाहर भेज रहे हो, वहां पे भी करते हैं। फिर हो गया आपका फॉरेन टूरिज्म, ठीक है। फिर फिफ्थ में आप लिख सकते हैं फॉरेन स्टडी, जब आप विदेश बाहर पढ़ना जाओगे तब। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जहां पे हम लोग डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का। ये हमें डिमांड करना है कि फॉरेन में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, फॉरेन से कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं, या कोई मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स है उनको पैसा भेजना है, हम टूरिज्म से बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं घूमने। ठीक है, या कोई बाहर बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई करने, या कोई मेडिकल पर्पस से अब्रॉड जा रहा है। तो ये सारे सोर्सेस होते हैं जहां पे फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज का जब जब डिमांड होगा, डिमांड होने का मतलब ही है कि हमारे कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आउटफ्लो हमारे कंट्री से फॉरेन करेंसी बाहर जा रहा है, वो दैट इज आउटफ्लो। सिमिलरली सप्लाई का मतलब हो गया जब फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में आ रहा है तब। तो हमारे कंट्री में आ रहा है मतलब पहला तो हो गया एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसे हमारे देश में आएगा, पहला। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे देश में आ रहा है, तीसरा हो गया रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। मान लेते कोई रिलेटिव फ्रेंड्स आपके अब्रॉड में, फॉरेन में रहते हैं, वहां से वो पैसे भेज रहे हैं, तो वो हो गया। ठीक है, फिर टूरिज्म हो गया। टूरिज्म मतलब कोई विदेशी, कोई फॉरेनर हमारे देश आया टूरिज्म करने के लिए, हमारे देश घूमने आया, तो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे फॉरेन एक्सचेंजेस आता है। एक और चीज हो गया डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये भी एक तरीका है जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज हम लोग अवेल कर सकते हैं। जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई लोन लेती है आईएमएफ से, तो लोन का पैसा जो हमारे देश में आ रहा है वो भी इनफ्लो हो रहा है, तो वो भी आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है। तो ये हो गया आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसका हम लोग जान लेते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफ को लेके बहुत बार डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि सर ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, सो ग्राफ को लेकर आते हैं। ग्राफ डिमांड, तो ग्राफ को हम लोग समझते हैं। ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज का यूज किस तरीके से होता है।
ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा समझते हैं। इधर हो गया डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इधर हम लोग किस लेंगे, एक वाई एक्सिस में क्या लेंगे, डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में लेंगे यूनिट्स ऑफ डॉलर्स, क्योंकि हम लोग रिलेशन डॉलर एंड रुपीज का ले रहे हैं, और हमको समझना है यहां पे डिमांड कर्व, क्योंकि हम लोग को बहुत बार डिमांड कर्व समझ नहीं आता है। तो डिमांड कर्व को किस तरीके से समझेंगे, देखिए यहां पे हम डिमांड कर्व डायरेक्टली हम ड्रॉ कर देते हैं, तो यहां से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सो इधर लेते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज R1, ये हो गया R2, इधर ले लेते हैं Q1 और ये हो गया Q2, Q1 और Q2। देखिए डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड, अगर आपको याद है तो। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, इफ द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज होता है कि अगर कोई भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो कोई भी चीज, मतलब यहां पे हम लोग ले क्या रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं। डॉलर को उस तरीके से समझिए, मान लीजिए डॉलर एक कमोडिटी है, डॉलर क्या है, कमोडिटी है, एक गुड्स है। तो अगर डॉलर की कीमतें बढ़ेंगी, अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डॉलर का डिमांड कम होगा, डॉलर का डिमांड कम होगा। डॉलर का डिमांड का मतलब यूनिट्स जो डिमांडेड है, यहां पे मैंने लिखा है यूनिट जो डिमांड कर रहे हैं वो कम होगा। सिमिलरली अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है, मतलब डॉलर का अगर डिमांड बढ़ेगा, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर का क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, क्योंकि डॉलर हमारे लिए महंगा हो गया, तो हम डॉलर क्यों डिमांड करें, हम कुछ और करेंसी डिमांड करेंगे। वहीं पे अगर डॉलर सस्ता होगा हमारे लिए तो हम डॉलर का डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए डॉलर सस्ता है। सेम चीज यहीं पे, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज मान लीजिए यहां पे हो गया आपका 80 रुपए और यहां पे हो गया 85 रुपए, ठीक है, यहां पे 85 ले रहे हैं, यहां पे 80 रुपीज ले रहे हैं। तो जब रेट ऑफ एक्सचेंज 80 था, ठीक है, जब 85 था तब क्वांटिटी यहां पे हुआ आपका Q2। तो मान लेते हैं क्वांटिटी यहां पे ले रहे थे 1000 यूनिट्स और यहां पे ले लेते 1500 यूनिट, ठीक है। तो जब 80 रुपए था, मतलब $1 बराबर जब 80 रुपए था, तो 80 रुपए के समय पे हम लोग डिमांड कितना कर रहे थे, 1500 यूनिट्स का, ठीक है। अब जैसे ही $1 बढ़कर 85 रुपीज हो गया, अब डिमांड कम करके हम कितना कर दिए, $1000 इन यूनिट्स। मतलब क्या हुआ कि जब हमको $1 के लिए 80 रुपए देना पड़ रहा था, $1 खरीदने के लिए मुझे 80 रुपीज पे करना पड़ रहा था, तो मैं 1500 यूनिट से डिमांड कर रहा था उसका। लेकिन वहीं पे जैसे ही $1 का रेट 80 से बढ़कर वो 85 रुपीज हो गया, उसका क्वांटिटी डिमांडेड 1500 से घटकर 1000 यूनिट्स हो गया। तो ये है डिमांड फॉर डॉलर का कॉन्सेप्ट। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से समझना है। बहुत स्टूडेंट्स को इसको लेकर डाउट होता है कि सर ग्राफ कैसे बनाए, कैसे समझे। यहां पे डिमांड कर्व लिख लीजिए, डीडी लिख लीजिए, ठीक है, और इसी तरीके से आपको कर्व बनाना है। एक तरफ अगर आपको टेबल बनाना है, अगर एग्जाम में बोला जाए तो एक तरफ में ले लीजिए यूनिट्स मतलब डिमांडेड, और एक लीजिए प्राइस ऑफ डॉलर, एक तरफ ले लीजिए प्राइस ऑफ डॉलर, ठीक है। उसके बाद एक टेबल बना लीजिए जो मैंने बताया था कि जब प्राइस 80 रुपीज था तब क्वांटिटी डिमांडेड आपका था 1500 यूनिट्स। जब प्राइस बढ़कर हो गया 85 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड घटकर हो गया 1000। एक टेबल बना लीजिए, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दीजिए कि जब $1 के लिए हम 80 दे रहे थे तब 15 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे। जब डॉलर का प्राइस बढ़ गया, मतलब डॉलर अप्रिशिएट कर गया, तो उसी सेम चीज के लिए अब हम 1000 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। तो यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है।
याद रखना है, जो 11th में आप लोग क्लास में पढ़े थे। लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा डिमांड फॉर डॉलर। अब आते हैं हम लोग सप्लाई फॉर डॉलर पे, सप्लाई पे आते हैं। तो सप्लाई का भी एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो क्लास 11th में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, क्लास 11th में हम लोगों ने डिस्कस किया था सप्लाई ऑफ डॉलर का कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ डॉलर भी यहां पे देखिए, ठीक है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया यूनिट्स सप्लाइड लिख लीजिए इधर, और इधर हो गया प्राइस ऑफ डॉलर, प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इधर ले लिया प्राइस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब सप्लाई कर्व अगर क्लास 11 का किसी को भी याद है, किसी को भी याद है तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई कर्व क्लास 11 पे याद है, अगर होगा सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली याद होगा कि सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड स्लोप। अपवर्ड स्लोप बनता था लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से। क्यों अपवर्ड स्लोप बनता था? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन था। एज द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो डिक्रीजेस। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। मतलब कोई भी कमोडिटी का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी उसका इंक्रीज हो जाता था। अगर कोई भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता था तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होता था। तो सेम चीज हम लोग ग्राफिकली भी यहां पे हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, ग्राफिकली भी सेम वही काम हम लोग करेंगे। यहां पे भी सेम वही काम हम लोग करेंगे ग्राफिकली भी बनाकर। ठीक है, इधर R1 R2 लेते हैं, ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया Q1 Q2। ठीक है, तो R1 हम लोग लिए थे 80 रुपीज और R2 लिए थे 85 रुपीज। 85 रुपीज 80 रुपीज लिए थे। वहीं पे क्वांटिटी लिए थे 1000 यूनिट्स और Q2 लिए थे 1500 यूनिट्स। तो सिंपल सा रिलेशन है कि जब रेट ऑफ एक्सचेंज 80 रुपीज था पर डॉलर, $1 का जब रेट ऑफ एक्सचेंज 80 रुपीज था, तब हम लोग क्वांटिटी सप्लाई हो रहा था 1000 यूनिट्स का, 1000 यूनिट्स का। जैसे ही $1 का कीमत बढ़कर 85 रुपीज हो गया, जैसे ही डॉलर का प्राइस इंक्रीज हुआ, वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड उसका बढ़ गया। सिंपल सा लॉजिक है। अब लोग डिमांड तो समझ जाते हैं, सप्लाई में कंफ्यूजन होता है कि सर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई क्यों बढ़ रहा है। देखिए ये तो एक्सचेंज है। बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है, कोई भी स्टॉक का दाम जब कम होता है, कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली ओवर सप्लाई होता है। कम होता है तो लोग खरीदना शुरू करते हैं। जैसे ही स्टॉक का प्राइसेस बढ़ता है, लोगों को क्या दिखता है? प्रॉफिट में आ गए, बेचना शुरू करो। सेम चीज यहां पे भी वही चीज है कि प्राइस जब इंक्रीज होने लगेगा तो अमेरिका को क्या दिखा रहे? डॉलर्स का डिमांड बढ़ रहा होगा तभी प्राइस बढ़ रहा है। क्वेश्चन तो ये भी अराइज हो रहा है कि डॉलर का जो प्राइस है वो 80 से 85 क्यों हुआ? क्योंकि डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा है, इसीलिए 80 से 85 हुआ। अब क्योंकि डिमांड ज्यादा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो अमेरिका क्या करेगा? सप्लाई बढ़ाओ, डॉलर का सप्लाई बढ़ाओ, जितना डॉलर बेच सकते हो बेचो। ऑन द अदर हैंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग करते हैं, उसे भी क्या दिखेगा कि 80 से 85 रुपए हो गया, चलो मेरे पास जो डॉलर है उसको बेच देते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो ऑब्वियस सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे लागू होता है कि अगर 80 रुपीज था तब सप्लाई उसकी कम थी। जैसे प्राइस बढ़ता है, उस कंट्री हो या जो ट्रेडर्स हो, वो क्या करता है? बेचना शुरू करता है इंटरनेशनल मार्केट में।
बेचने का मतलब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ जाना। तो यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम किया कि अगर प्राइस जब 80 रुपए था तब 1000 यूनिट्स था, अब बढ़कर 80 से 85 रुपए हो गया तो क्वांटिटी भी 1000 यूनिट से बढ़कर 1500 यूनिट्स हो गया। तो ये हो गया आपका सप्लाई कर्व। इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको एक्सप्लेन करना है। एक टेबल बना दीजिए जो मैंने यहां पे दिखाया, एक तरफ यहां पर ले लीजिए आप प्राइस, एक तरफ ले लीजिए, एक तरफ ले लीजिए इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए, एक तरफ ले लीजिए आप प्राइस ऑफ डॉलर, प्राइस ऑफ डॉलर, एक तरफ ले लीजिए क्वांटिटी ऑफ डॉलर, और सिमिलरली इसी तरीके से टेबल बनाकर आप एक्सप्लेन कर दीजिए ग्राफ को, मिल जाएगा मार्क्स, कोई परेशानी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं डिमांड एंड सप्लाई क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सो यहां तक अच्छे से सभी का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, कहीं किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि इस डिमांड एंड सप्लाई से हम लोग इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सो लास्ट जो है उसको कहते हैं डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, determination of equilibrium rate of exchange, how we determine equilibrium rate of exchange। इस चीज को हमको अब समझना है कि with the help of demand and supply, with the help of demand and supply हम लोग किस तरीके से एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। जस्ट अ मिनट, देखिए तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, इधर हम लोग लेंगे प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीस, रुपीस के टर्म्स में ले रहे हैं प्राइस ऑफ डॉलर, इधर लेंगे यूनिट्स डिमांडेड एंड सप्लाइड, इधर ले लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। अब हमको क्या करना है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाना है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाइए और सिंपली उससे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, सो यहां पे मैं लिख देता हूं डी डी, ये हो गया हमारा एस एस। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां हमको समझना है कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, अगर आपसे डिफाइन करने को पूछा जाए। देखिए, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज वो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ अ करेंसी इज इक्वल। द रेट at which demand and supply of a particular currency is equal is called as equilibrium rate of exchange। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस रेट ऑफ एक्सचेंज पे एक करेंसी का डिमांड और एक करेंसी का सप्लाई जब इक्वल हो जाए जिस रेट ऑफ एक्सचेंज में, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसका पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है,
ये हो गया R, R1, R2, राइट। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बनाने में स्टूडेंट्स थोड़े टाइम लगते हैं, क्योंकि अगर जब आप प्रॉपरली ग्राफ बनाइएगा, अब क्योंकि मैंने बोर्ड में मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, मुझे भी और आपको भी, है ना, मुझे भी और आपको भी। तो देखिए थोड़ा सा यहां पे समझते हैं। ये हो गया R, R1, R2, ये हो गया Q, Q1, Q2, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी कर्व बनाना है। अब R1 के केस में ले लेते हैं। R1 के केस में थोड़ा सा मैं कलर दूसरा यूज कर रहा हूं, पिंक कलर ले लेता हूं। R के केस में मैं ले रहा हूं रेट ऑफ एक्सचेंज R का ले लेता हूं 80 है। R1 के केस में मैं 85 ले रहा हूं और R2 के केस में मैं 75 ले रहा हूं, ठीक है। वहीं पे क्वांटिटी के केस में 1000, Q1 ले लेता हूं 1500 और इधर Q2 हो गया मेरा लेट्स टेक 500, ठीक है। Q1 Q2 मेरा 500 हो गया। तो ये चीज तो यहां पे दिख रहा है, सारे चीज को विजिबिलिटी है। अब यहां पे समझिए कि हमको अगर रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करना है तो मेरे को यहां पे दिख क्या रहा है कि 80 रुपए में डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जा रहा है, मतलब 80 रुपए में आपका डिमांड एंड सप्लाई जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो 80 रुपीज में दिख रहा है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वो 80 हो क्यों रहा है। सबसे पहला बात ये उठता है कि 80 में हम अचीव कैसे कर रहे हैं। तो दो सिचुएशन मानिए। पहला सिचुएशन ले लीजिए आपका R1 का। R1 में आपका रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है 85 रुपीज। R1 में रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है 85 रुपीज। उस समय क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो है 500 यूनिट्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड 1500 यूनिट्स। सो जो डिमांड है वो 500 यूनिट्स का है और सप्लाई 1500 यूनिट्स का है। अब यहां पे एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जब $1 85 रुपए था, 85 रुपीज था, तो इंटरनेशनल मार्केट में उस डॉलर का डिमांड हो रहा था 500 यूनिट्स, राइट। उस डॉलर का डिमांड कितना हो रहा था 500 यूनिट्स हो रहा था, ठीक है। उस डॉलर का डिमांड हो रहा था 500 यूनिट्स जैस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड उसकी सप्लाई हो रही थी 1500 यूनिट्स, मतलब सप्लाई इज मोर देन डिमांड। तो इस सिचुएशन में हमें क्या दिख रहा है, इस सिचुएशन में हमें दिख रहा है एक्सेस सप्लाई। इस सिचुएशन में हमें क्या दिख रहा है एक्सेस सप्लाई, मतलब सप्लाई इज मोर देन डिमांड। अब डॉलर का सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड कम होगा तो करेंसी वैल्यू क्या होना चाहिए, करेंसी वैल्यू क्या होगा, गिरना शुरू होगा डॉलर का, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो करेंसी वैल्यू गिरना शुरू होगा। तो एक तरफ से यहां पे हमें क्या दिखेगा कि जैसे ही, ध्यान से समझिए, जैसे ही 85 से 80 की ओर आना शुरू होगा डॉलर, वैसे ही धीरे धीरे डिमांड इंक्रीज होने लगेगा, वैसे ही डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि डॉलर का दाम कम होता जा रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ता है, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से। ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे डॉलर का प्राइस गिरना शुरू होगा, सप्लाई घटना शुरू होगा। तो जब डॉलर का दाम 85 रुपीज था तब डिमांड कम था, सप्लाई ज्यादा था। अब डॉलर का प्राइस गिरना शुरू हुआ तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगा, सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगा। ये तब तक सप्लाई कम होता रहेगा और डिमांड तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। इक्वल का मतलब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज में पॉइंट ई में ना आ जाए। तो ये तो हो गया जब एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन था कि सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा। तब तक सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगा जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए, तब तक। तो तब तक होगा जब तक कि ₹80 में ना आ जाए। तो डिमांड 500 यूनिट से बढ़ते बढ़ते 1000 अचीव करेगा और क्वांटिटी भी फिर ये जैसे ही 80 में पहुंचेगा तो डिमांड भी बढ़ के 1000 यूनिट्स हो जाएगा और सप्लाई भी 1000 यूनिट्स हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या अचीव कर लेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज अचीव कर लेंगे। सिमिलरली दूसरा सिचुएशन लीजिए, ठीक है, दूसरा सिचुएशन लीजिए यहां पे दूसरा सिचुएशन, यहां पे हमें अब क्या दिख रहा है, दूसरे सिचुएशन में R2 के केस में
R2 के केस में हमें क्या दिख रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। R2 के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज मेरा कितना है 75। R2 के केस में मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है 75 पर डॉलर। उस समय मेरी जो सप्लाई है वो 500 यूनिट्स का है, सप्लाई 500 यूनिट्स का है, डिमांड 1500 यूनिट्स का है। बात समझिए, जब डॉलर 75 रुपए था तब डिमांड 1500 यूनिट्स था और सप्लाई 500 यूनिट्स था, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा था, सप्लाई कम था। तो कोई भी करेंसी का डिमांड जब ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो उस करेंसी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। तो यहां से 75 से वो अप्रिशिएट करना शुरू होगा डॉलर, और जैसे ही अप्रिशिएट करना शुरू होगा वैसे वैसे मुझे क्या दिखेगा, डॉलर का जो वैल्यू है वो कम होने लगेगा, डॉलर का जो वैल्यू है वो कम होने लगेगा, और वहीं सप्लाई का जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू होगा। मतलब यहां पे क्या होगा, सप्लाई में एक्सपेंशन दिखेगा, डॉलर में कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। यहां पे क्या दिख रहा है, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। इसके पहले वाले केस में क्या दिख रहा था, डिमांड में एक्सपेंशन था, सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन था। यहां पे उल्टा हो जाएगा, डिमांड आपका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डिमांड कम होने लगेगा। क्यों डिमांड कम हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है, तो डिमांड कम होगा। सप्लाई क्या होगा, बढ़ने लगे, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज कम था, तो सप्लाई एक तरफ से बढ़ेगा, डिमांड एक तरफ से कम होगा। तब तक ना होगा जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज में बराबर ना आ जाए। तो जब तक ₹80 में नहीं पहुंचेगा, दोनों 1000 यूनिट्स हो जाएगा। सो यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं और समझते हैं। सो उम्मीद करते हैं आज का ये जो कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, वो क्लियर हो गया होगा कि जब एक्सेस डिमांड होगा तो क्या होगा, और जब एक्सेस, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में क्या होगा वो इजीली विजिबल है, राइट। यहां पे ये हो गया एक्सेस डिमांड, थोड़ा सा गलती हो गई थी, चलिए। तो एक्सेस डिमांड के केस में नीचे में हो गया एक्सेस डिमांड, ऊपर हो गया एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई हो या एक्सेस डिमांड हो, हमेशा याद आपको यह रखना है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम ही मेंटेन करता है अल्टीमेटली। तो और इसी तरीके से इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज को अचीव किया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आज अगर हम लोग देखें एट लास्ट, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया, समराइज अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, व्हाट इज फॉरेक्स रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा। कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं जो हम लोगों ने समझा। फिर थर्ड जो हम लोगों ने समझा वो था फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, उसके टाइप्स पे और उसके फंक्शन के ऊपर डिस्कशन किया। और एट लास्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया डिमांड एंड सप्लाई, राइट, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो आपके मेजर जो पोर्शन है फॉरेन एक्सचेंज को वो कवर अप कर लेता है। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से आज का सेशन समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा एक नया टॉपिक पूरे नए चैप्टर के साथ, जिससे कि एक ही क्लास में सारे टॉपिक्स की आपकी रिवीजन हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन, जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।